नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कैब ड्राइवर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात की, चंपई सोरेन पर इंडिया गठबंधन के बड़े दावे की, देखेंगे कोलकाता की घटना को लेकर लोगों में बढ़ते आक्रोश को, महाराष्ट्र में अजित पवार की बीजेपी से बढ़ती तल्खियों को, जानेंगे जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव की रेस से पहले ही बाहर हो गई है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शरद पवार का बीजेपी पर तंज, बोले पीएम और सिस्टम में एक राय नहीं, मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते हैं, चुनाव आयोग दूसरे रास्ते चलता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र, अनुच्छेद 35A को बहाल करने की घोषणा। केंद्र ने 3 तलाक को अपराध बनाने वाले कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया नया हलफनामा, कहा यह मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बनाता है दयनीय। सीमित दायरे में शेयर बाजार में हुआ कारोबार, 12 अंकों की गिरावट के साथ 80,424 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 31 अंकों की बढ़त के साथ 24,572 पर क्लोज हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वो आम लोगों के बीच जा पहुंचे हैं। इस बार राहुल ने ओला उबर के कैब ड्राइवरों से मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। तो कैसे राहुल की इस मुलाकात ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों कई मौकों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कई छोटे मझोले वर्कर्स और मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थी। फिर चाहे वो कुली हो या लोको पायलट्स, जीटीबी नगर के दिहाड़ी मजदूर हो या फिर मोची रामचैक। अब इसी सिलसिले में राहुल ने कैब ड्राइवरों की कमाई और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया है। हाल ही में राहुल ने एक कैब बुक कर उसके ड्राइवर से तमाम कैब ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की है, जिसके बारे में राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, यह है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा। सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबर यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है, ना कोई बचत और ना ही परिवार के भविष्य का आधार। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया जनबंधन पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। बता दें कि राहुल ने इसके साथ ही अपनी कैब राइड का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कैब ड्राइवर से बात कर तमाम ड्राइवरों की समस्या को लेकर जानकारी ले रहे हैं। कि चुने हुए लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है इस टाइम। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। इससे साफ है कि अब लंबे समय से दरकिनार चल रहे कैब ड्राइवरों की समस्या को आखिरकार राहुल गांधी ने उठाने का काम किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब कैब ड्राइवरों को भी जल्द ही अपनी समस्याओं से राहत मिलेगी। राहुल की इस मुलाकात ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर भी बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज है और अब इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी गंभीर आरोपों से घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज है। चंपई सोरेन ने जेएमएम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने के संकेत जरूर दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने पर अपना रुख अब तक साफ नहीं किया है। ऐसे में एनडीए यानी बीजेपी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए एनडीए परिवार में चंपई का स्वागत किया है, तो वहीं जेएमएम प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग परिवार तोड़ने का काम करते हैं, पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 4 साल से ऑपरेशन लोटस की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन ना वो तब सफल हुई है ना अब होगी। हम दोबारा सरकार बनाएंगे।
वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर इसे महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव में देरी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव इसलिए टाले गए क्योंकि भाजपा को वक्त चाहिए, उन्हें हार का डर सता रहा है। भाजपा का उद्देश्य झारखंड में अस्थिरता लाना है। बता दें कि चंपई सोरेन ने अपनी ट्वीट में 3 विकल्प बताए थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। अब वो किस राह पर जाते हैं ये तो अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष ने जरूर ये साफ कर दिया है कि चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी विपक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब चंपई सोरेन कहां जाएंगे इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जरूर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो वहीं कोलकाता में भी सियासत गरमाई हुई है। महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना के खिलाफ देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। न्याय की मांग उठ रही है। डॉक्टरों से लेकर राजनीतिक दल भी इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश में है, लेकिन वो खुद ही घिरती दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिन से कोलकाता में परिस्थितियां सामान्य नहीं है। आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डराने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं। दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई है। वहीं सीबीआई लगातार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसे लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। मानव अंग तस्करी से लेकर सेक्स ड्रग रैकेट तक के एंगल से जांच चल रही है। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटी हो। इससे पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। मामले कभी सुलझे ही नहीं, लेकिन इस बार ये मामला काफी गंभीर हो गया है। हर तरफ महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग उठ रही है, तो बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी को अपने पालतू मीडिया की मदद से चलाया जा रहा है। बीजेपी का अपने पालतू मीडिया की मदद से चलाया जा रहा ये प्रचार बेशर्मी भरा है। उन्होंने कहा कि ये अब न्याय के बारे में नहीं है, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को निशाना बनाने का एक खुला राजनीतिक एजेंडा है, जैसा कि भाजपा ने एएसआर मामले में महाराष्ट्र सरकार के साथ किया था। अब ये लड़ाई न्याय की नहीं रही। टीएमसी ने बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो अजित पवार ने भी बीजेपी से जवाब मांग लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच तल्खियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने जन सम्मान यात्रा शुरू की, लेकिन अजित पवार की इस यात्रा में बीजेपी ही अड़ंगा लगा रही है, जिस पर पवार ने देवेंद्र फडणवीस से जवाब भी मांग लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अजीत पवार और बीजेपी के बीच चल रही खटपट अब खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरुआत की, लेकिन बीजेपी ने जन सम्मान यात्रा को काले झंडे दिखाए। बीजेपी के जुन्नर प्रमुख आशा बुचाके के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक गुट ने अजीत पवार की एक जन सम्मान यात्रा के वहां पहुंचने पर उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अजीत गुट ने बीजेपी से तीखे सवाल किए। एनसीपी अजीत गुट ने गुस्सा जाहिर करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि क्या वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के व्यवहार से सहमत हैं। आशा बुचाके ने दावा किया कि एनसीपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुन्नर सीट पर अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने आक्रामक रुख अपनाया है। बता दें कि बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने अजीत पवार के खिलाफ नारे लगाए। ये अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रविवार को जुन्नर में पर्यटन विकास पर एक सरकारी बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि बीजेपी को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अगर हम महायुति का हिस्सा हैं तो बैठक हॉल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें क्यों नहीं लगाई गई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट आमने सामने आ गई है, जिसके बाद सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या महायुति चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर में तो चुनाव से पहले ही रेस से बाहर नजर आ रहा है। चुनाव से पहले ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। एक तरफ तो बीजेपी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उसे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चली है।
और ऐसे में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सेल्फ गोल करने का काम कर लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है और अब चुनाव से पहले ही बीजेपी मैदान छोड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी सिर्फ जम्मू रीजन की 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कश्मीर रीजन की 47 सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति दिखाई दी थी, जब बीजेपी ने जम्मू की 2 सीटों पर तो चुनाव लड़ा, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर वो उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कश्मीर में बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए उम्मीदवार तय नहीं हो रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से दूर होती दिखाई दे रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो बीजेपी आधी सीटों पर भी पहले से ही मुकाबले से बाहर जाती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनाव में जीत हासिल करना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कर्नाटक में भी बीजेपी का प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी सीएम सिद्धारमैया को मूडा घोटाले में घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्यपाल ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक की सियासत में कथित मुद्दा घोटाला गरमाया हुआ है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के इस फैसले का विरोध किया। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल गहलोत की मंजूरी के खिलाफ सोमवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया। इसी के साथ कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने बीजेपी और जेडीएस की साजिश बताया और कहा कि ये सिद्धारमैया सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी और जेडीएस की एक स्पष्ट साजिश है। वे उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेगी। एक तरफ जहां सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। मुख्यमंत्री का आरोप है कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। संविधान के आर्टिकल 163 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी है। उनका आदेश गलत और बाहरी विचारों से प्रेरित है। बता दें कि इससे पहले 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था। कर्नाटक में बीजेपी की कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो सर्वे आ रहे हैं, वो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कमला हैरिस लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। अब एक और सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर 4 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। ये डेमोक्रेट्स के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पोल के मुताबिक हैरिस को 49% लोग राष्ट्रपति पद के लिए पसंद करते हैं, तो वहीं ट्रंप को 45% लोग पसंद कर रहे हैं। अगर तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों को शामिल किया जाए तो हैरिस को 47%, ट्रंप को 44% लोग पसंद कर रहे हैं। कमला हैरिस के आने के बाद चुनावी मैदान में डेमोक्रेटिक पार्टी को एक संजीवनी मिली है। डेमोक्रेट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हैरिस के लिए ये बढ़त महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में हैरिस आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन स्वीकार करेंगी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शिकागो में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कन्वेंशन के पहले दिन प्राइम टाइम में लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मशाल भी सौंपेंगे। कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन सहित करीब 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। इनमें लगभग 4,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में ये चुनाव अब काफी दिलचस्प होने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कुछ लोगों का होता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर दो फाड़ करवाते हैं, चाहे समाज हो, परिवार हो या कोई संस्थान हो, वहाँ पर वो तोड़ फोड़ किए बगैर नहीं मानते हैं। उन्हीं में से एक नाम है बीजेपी का।
चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो। अब एक उदाहरण है झारखंड का, जहां पर उन्होंने अपना एक साथी वहां के बागी एक्स चीफ मिनिस्टर चंपी सोरेन को ढूंढ लिया है। अब देखना यह है कि चंपी जी क्या यहाँ से रांची प्रस्थान करेंगे या फिर किसी रिसोर्ट में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।